हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल फिजिक्स पॉइंट। आज के क्लास में हम एक बीएससी पार्ट फर्स्ट ईयर का एक पेपर को यहाँ पे स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, विद्युत चुंबकिकी। तो जिसमें हम ये राजस्थान यूनिवर्सिटी या राजस्थान की सभी यूनिवर्सिटी के अंतर्गत ये पेपर सेकंड के अंतर्गत आता है, क्योंकि सभी यूनिवर्सिटीज़ का जो सिलेबस है अब लगभग समान कर दिया गया है। और यदि नहीं भी है तो आप अपने सिलेबस को चेक करके इसको देख सकते हैं। तो आज हम यूनिट फर्स्ट को डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है अदिश क्षेत्र एवं सदिश क्षेत्र। ये राजस्थान यूनिवर्सिटी, शेखावाटी यूनिवर्सिटी के लिए तो बिल्कुल कॉमन सिलेबस है, तो वो बच्चे तो इनका बेनिफिट ले ही सकते हैं। तो देखो, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे यूनिट फर्स्ट को, जिसका नाम है अदिश क्षेत्र एवं सदिश क्षेत्र। तो देखो, अदिश क्षेत्र को बोलते हैं इंग्लिश में स्केलर फील्ड और इसको बोलते हैं वेक्टर फील्ड। तो देखो, दोनों में एक टर्म कॉमन आ रही है जिसको बोलते हैं क्षेत्र या फील्ड। तो सबसे पहले हम बात करते हैं क्षेत्र या फील्ड क्या होता है। तो देखो, फील्ड या क्षेत्र, सबसे पहले इसको डिफाइन करते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि कोई मैग्नेट है, उसके चारों तरफ एक ऐसा फील्ड होता है जिसमें दूसरी मैग्नेट को आप लाओगे, दूसरी चुंबक को लाओगे, तो वो उस पर अट्रैक्शन या रिपल्सन लगाता है, या मतलब आकर्षण होता है या प्रतिकर्षण होता है। तो मतलब उसके चारों तरफ उस मैग्नेट का क्या होता है, प्रभाव होता है। ठीक वैसे ही यहाँ पे हम देखते हैं, इन कॉमन यहाँ पे हम देखते हैं कि क्षेत्र क्या होता है। तो क्षेत्र यहाँ पे देखते हैं कि किसी भौतिक राशि कहें या वस्तु कहें के चारों तरफ का वह स्थान जिसमें उस वस्तु का प्रभाव को क्या किया जा सकता है, महसूस किया जा सकता है, उसे हम क्या कहते हैं, क्षेत्र कहते हैं। जैसे चुंबक का हमने केस बताया, वैसे ही आवेश का केस आपने पढ़ा है। तो देखो, स्थिर आवेश के चारों तरफ विद्युत क्षेत्र होता है जहाँ पे उसके प्रभाव को हम महसूस कर सकते हैं। गतिमान आवेश कह सकते हैं, या मूविंग चार्ज कह सकते हैं, या मैग्नेट के चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र होता है। वैसे ही अर्थ के अब एक क्षेत्र होता है जिसे गुरुत्वीय क्षेत्र कहते हैं। तो ये क्षेत्र के एग्जाम्पल हो गए। क्षेत्र जो होते हैं ना, फील्ड जो होते हैं, टू टाइप्स के होते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ फील्ड। क्षेत्र दो प्रकार के होते हैं। देखो, हम बाईलैंग्वेज चलेंगे ताकि जो इंग्लिश मीडियम के जो बच्चे हैं वो भी इसका बेनिफिट ले सकें। सबसे पहले हम बात करते हैं स्केलर फील्ड या अदिश क्षेत्र। तो देखो, स्केलर फील्ड या अदिश क्षेत्र क्या होता है कि वह क्षेत्र जिसमें अदिश राशि का जो मान है प्रेक्षण बिंदु के केवल निर्देशांकों पर निर्भर करता है, दिशा पर नहीं निर्भर करता है, उसे अदिश क्षेत्र कहते हैं। मतलब ऐसा क्षेत्र जिसमें अदिश जो राशि है उसका जो मान है केवल प्रेक्षण बिंदु के निर्देशांकों पर निर्भर करता है, दिशा पर बिल्कुल भी निर्भर नहीं करता है, तो उसे अदिश क्षेत्र कहते हैं। जैसे आपने देखा होगा, विद्युत विभव होता है, स्थितिज ऊर्जा होती है, गुरुत्वीय विभव होते हैं। इनकी कोई दिशा नहीं होती है, केवल प्रेक्षण बिंदु के निर्देशांकों पर निर्भर करते हैं। जैसे r डिस्टेंस पे विद्युत विभव का मान क्या होगा, गुरुत्वीय विभव का मान क्या होगा, लेकिन इनकी डायरेक्शन नहीं होती है। जैसे अदिश राशियाँ होती हैं, ठीक वैसे ही होते हैं। अदिश क्षेत्र वे क्षेत्र होते हैं जिसमें अदिश राशि का जो मान है प्रेक्षण बिंदु के केवल निर्देशांकों पर निर्भर करता है, दिशा पर नहीं निर्भर करता है, अदिश क्षेत्र कहलाते हैं। एग्जाम्पल हो गए, विद्युत विभव हो गया, गुरुत्वीय विभव हो गया, स्थितिज ऊर्जा हो गई, ये सारे हैं अदिश क्षेत्र के एग्जाम्पल हैं। अब देखो, अदिश क्षेत्र जो है ना, उनको रिप्रेजेंट करने के भी कुछ ना कुछ तो मेथड होते ही होंगे। तो यहाँ पे लिखा है कि इन क्षेत्रों को पृष्ठों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। मतलब अदिश जो क्षेत्र है इनको पृष्ठों, मतलब सरफेस के द्वारा क्या किया जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है, पृष्ठों के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। और इन पृष्ठों को हम बोलते हैं सम अदिश पृष्ठ। मतलब सम का मतलब होता है समान, अदिश मतलब समदिश पृष्ठ कहते हैं, क्योंकि एक पृष्ठ पर अदिश क्षेत्र का मान क्या होता है, समान होता है, तथा एक ही पृष्ठ पर क्षेत्र का मान क्या होता है, समान होता है, इसीलिए इनको समदिश पृष्ठ कहते हैं। देखो, दो बातें हमने की। अदिश क्षेत्र किसे कहते हैं कि वह क्षेत्र जिसमें किसी अदिश राशि का जो मान है प्रेक्षण बिंदु के केवल निर्देशांकों पर निर्भर करता है, दिशा पर निर्भर नहीं करता है, अदिश क्षेत्र कहलाता है। एग्जाम्पल हो गए, विद्युत विभव, गुरुत्वीय विभव, स्थितिज ऊर्जा हो गई। अब अदिश क्षेत्रों को प्रदर्शित किन से करते हैं, पृष्ठों के द्वारा प्रदर्शित करते हैं, जिन्हें क्या कहते हैं, समदिश पृष्ठ कहते हैं। और समदिश पृष्ठ क्यों कहते हैं, क्योंकि एक ही पृष्ठ पर सदिश क्षेत्र का जो मान होता है वो समान होता है, इसीलिए इनको समदिश पृष्ठ कहते हैं। अब देखो, मैथमेटिकली जो अदिश जो क्षेत्र होते हैं उनको हम
जैसे कोऑर्डिनेट्स के द्वारा रिप्रेजेंट करेंगे, दिशा नहीं है तो वेक्टर नहीं लगाएंगे इस पर, तो गणितीय रूप में या मैथमेटिकली फाई इक्वल्स टू फाई एक्स वाई जेड, ये किसी अदिश क्षेत्र को रिप्रेजेंट करता है। तो उम्मीद करता हूँ समदिश जो अदिश क्षेत्र है ना वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और आप इनके नोट्स भी प्रिपेयर कर सकते हैं। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो हम भी प्रोवाइड करा देंगे, हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगी आपको। तो ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी हैं। इसके बाद में हम डिस्कस करते हैं सदिश क्षेत्र, जिसको बोलते हैं वेक्टर फील्ड। देखो जो हमने अदिश क्षेत्र का जो उल्टा है, रिवर्स है, वही क्या हो जाएगा सदिश क्षेत्र। तो देखो वहाँ पे केवल प्रेक्षण बिंदु के निर्देशांकों पर निर्भर करता है, या निर्देशांकों और दिशा दोनों पर निर्भर करेगा। वहाँ पे सदिश राशि अदिश राशि थी, यहाँ पे सदिश राशि की बात होगी। तो देखो वह क्षेत्र जिसमें सदिश राशि का जो मान है, स्केलर वेक्टर क्वांटिटी का जो मान है, प्रेक्षण बिंदु के निर्देशांकों पर भी निर्भर करता है और दिशा पर भी दोनों पर निर्भर करता है, तो उसे क्या कहते हैं, वेक्टर फील्ड या सदिश क्षेत्र कहते हैं। अब देखो सदिश क्षेत्र के एग्जाम्पल देख लो, जैसे विद्युत क्षेत्र हो गया, चुंबकीय क्षेत्र हो गया और गुरुत्वीय क्षेत्र हो गया। और वहाँ पे हमने देखो क्षेत्र की जगह विद्युत विभव, चुंबकीय विभव या गुरुत्वीय विभव ऐसे कर लो, ये एग्जाम्पल थे। वहाँ पे स्थितिज ऊर्जा का भी एग्जाम्पल लिया था वहाँ पे। तो ये क्या होते हैं, सदिश क्षेत्र के एग्जाम्पल हैं। अब देखो इनको भी रिप्रेजेंट करने का कुछ ना कुछ तो मेथड होता ही होगा। तो देखो आपने 12th क्लास में पढ़ा होगा कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, एक होती हैं, कौन सी होती हैं, विद्युत क्षेत्र रेखाएं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो ये देखो विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय जो क्षेत्र होते हैं, इनको रेखाओं के द्वारा ही तो प्रदर्शित करते हैं। तो इन जनरल कॉमन वे में क्या कह सकते हैं कि जो सदिश जो क्षेत्र होते हैं ना, उनको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, रेखाओं से प्रदर्शित करते हैं, जिन्हें क्या कहते हैं, फील्ड लाइंस या क्षेत्र रेखाएं कहते हैं। और अगर ये आपने वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन पढ़ी होगी कि उन पे अगर टेंजेंट या स्पर्श रेखा ड्रॉ करें तो उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करती हैं। तो इन रेखाओं के किसी बिंदु पर खींची गई जो स्पर्श रेखा है सदिश क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करती है। यह आप 12th क्लास में सारा पढ़ के आए हो। तो यहाँ पे देखो वेक्टर जो फील्ड है ना, इसको रिप्रेजेंट करने का मेथड ये है, ए वेक्टर बराबर ए वेक्टर एक्स वाई जेड। तो ये सदिश क्षेत्र को रिप्रेजेंट करने का क्या हो गया, मेथड हो गया। उम्मीद करता हूँ आपको इतना बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इसके बाद में काफ़ी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन की तरफ हम बढ़ रहे हैं। अदिश फलन की प्रवणता, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं ग्रेडियंट ऑफ ए स्केलर फील्ड। ग्रेडियंट ऑफ ए स्केलर फील्ड या अदिश फलन की जो प्रवणता है, इसको हम ब्रीफली बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे। लेकिन हमें ये भी आइडिया होना चाहिए कि भाई एग्ज़ाम में इस क्वेश्चन को कैसे पूछा गया है प्रीवियस ईयर में, तो इस हिसाब से पूछा गया है। हमने ये जो यहाँ से अपडेट किया है ना, ये बुक से अपडेट किया है, क्योंकि कई बार बुक्स वाले जो राइटर होते हैं ना, वो चीज़ों को, जैसे अभी 2024 चल रहा है, तो बहुत बार एक मतलब 2015 के बाद में भी बहुत बार ये पूछा गया है। तो ऐसे मत माने कि मतलब बहुत पुराने नोट्स हैं चल रहे हैं। तो देखो किस हिसाब से एग्जाम में पूछा गया है कि अदिश क्षेत्र की प्रवणता को परिभाषित किया, मतलब अदिश क्षेत्र की प्रवणता होती क्या है, सबसे पहले तो उसको परिभाषित करवाता है। फिर कहता है कि कार्तीय निर्देशांकों में, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में अदिश क्षेत्र की प्रवणता का जो एक्सप्रेशन है, व्यंजक है, उसको क्या करना है, ड्राइव करना है। और अदिश क्षेत्र की प्रवणता जो है ना, इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, भौतिक महत्व क्या है, उसको भी बताना है। मतलब ये अदिश क्षेत्र की जो प्रवणता है ना, अगर किसी अपनी देसी भाषा में कहीं कोई बेवकूफ़ आदमी को, आड़ू आदमी को समझाना हो तो कैसे समझाओगे। तो उसके फिजिकल सिग्निफिकेंस का मतलब यही है कि भाई बिना पढ़े लिखे आदमी को वैसे तो क्या समझाओगे, लेकिन इसका मतलब अगर रियल लाइफ से जोड़ के देखें तो इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, महत्व क्या है इस चीज़ का। तो इस हिसाब से क्वेश्चन है ना 4 नंबर में ऐसे पूछा जाता है। तो आपको सबसे पहले हम जिस हिसाब से पूछा गया है ना, हमारा तो टॉपिक ही है अदिश क्षेत्र फलन की प्रवणता, हम तो सारा ही लेके चलेंगे, लेकिन एक बार आइडिया दे दिया कि आपको एग्जाम में इस हिसाब से क्वेश्चन पूछा जाता है। अब सबसे पहले देखो हम डेफिनेशन देखेंगे, अदिश फलन की प्रवणता क्या होती है। तो सबसे पहले परिभाषा या डेफिनेशन, अदिश क्षेत्र में अदिश फलन के दो कॉमन टर्म्स है। अदिश क्षेत्र में अदिश फलन के अधिकतम जो परिवर्तन की जो दर है,
उसे ही अदिश क्षेत्र की प्रवणता कहते हैं। अदिश क्षेत्र में अदिश फलन के अधिकतम परिवर्तन की दर को ही क्या कहते हैं? अदिश क्षेत्र की प्रवणता। अब ऐसा लग रहा है कि मतलब आपको ये हो सकता है इसको याद करने में आसानी हो, लेकिन इसका फिजिकल जो मतलब आपको इसका अर्थ नहीं समझ में आ रहा है कि मान लो अदिश क्षेत्र है, क्योंकि प्रवणता जो प्रवणता जो निकालते हैं हमेशा अदिश क्षेत्र की निकालते हैं, और अदिश क्षेत्र है तो जो फलन जो होता है ना जिसकी हम प्रवणता निकालते हैं वो भी अदिश फलन होता है। सदिश फलन और सदिश क्षेत्र का यहाँ पे कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता है। जैसे विभव हो गया, गुरुत्वीय विभव हो गया, चुंबकीय विभव हो गया, इनका ही यहाँ पे काम होता है अदिश फलन के लिए प्रवणता में। तो देखो अदिश क्षेत्र में अदिश फलन के अधिकतम जो परिवर्तन की दर है, मतलब अदिश फलन में अधिकतम जो परिवर्तन है ना किस दिशा में होता है, अधिकतम जो परिवर्तन की जो दर है उसे ही क्या कहते हैं? अदिश क्षेत्र की प्रवणता कहते हैं। तो सीधी सी डेफिनेशन है, आप क्या करोगे अगर तोते की तरह रटना भी होगा तो क्या करोगे? अदिश क्षेत्र में अदिश फलन के अधिकतम परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? अदिश क्षेत्र की प्रवणता कहते हैं। अब देखो यहीं पे अगर आप इसकी परिभाषा के साथ इम्प्रेशन अगर आपको जमाना हो तो हालांकि इस डेरिवेशन को हम आगे ड्राइव करेंगे, लेकिन मैथमेटिकल फॉर्म जो है एक बार आप उसको बता दो डेफिनेशन के साथ तो भी अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। तो ग्रेड फाई इक्वस टू होता है डी फाई बाई डी एन। देखो ये डी एन जो है ना डी फाई बाई डी एन एन कैप, और ये इस दिशा में अदिश फलन में देखो डी फाई बाई डी आर, मतलब अदिश फलन में डी आर मतलब ये दूरी के साथ परिवर्तन को बताता है। मैक्सिमम होता है इंटू एन कैप, मतलब हमेशा परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। सारी चीज़ें हम बताएंगे आपको, तो एक बार तो आपको ऐसे कैसे याद रखना है, ग्रेड फाई इक्वल्स टू डी फाई बाई डी एन एन कैप डी फाई बाई डी आर, मैक्सिमम होता है एन कैप मतलब परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। तो ये इसकी मैथमेटिकल फॉर्म हो जाएगी, ये इसकी डेफिनेशन हो जाएगी। अब देखो ये जो एक्सप्रेशन है ना इसको हम ड्राइव करेंगे। कैसे ड्राइव करेंगे? बहुत बड़ा टास्क है, लेकिन बिल्कुल आसान है, कुछ भी नहीं है खास। तो अदिश फलन की प्रवणता का व्यंजक, तो इंग्लिश मीडियम वाले लिखेंगे एक्सप्रेशन फॉर द ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फील्ड। तो देखो कुछ ऐसे, थोड़ा सा मैं फ़ॉन्ट साइज छोटा कर लेता हूँ ताकि सारा जो पिक्चर है आपको दिख सके क्लियर। देखो जैसा जैसा आपको यहाँ पे दिख रहा है ना वैसा वैसा हम यहाँ पे लेके भी चलेंगे। देखो यहाँ पे क्या है, आपको एक कोऑर्डिनेट सिस्टम दिख रहा होगा, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और नीचे जेड एक्सिस भी ऐसे चला जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। अब देखो दो पृष्ठ हैं, S1 पृष्ठ है और ये एक S2 पृष्ठ है। हमने बोला था ना कि अदिश फलन को पृष्ठों से व्यक्त करते हैं, तो S1 पृष्ठ भी एक समदिश पृष्ठ है, S2 पृष्ठ भी एक समदिश पृष्ठ है। तो हम लिखेंगे माना S1 व S2 दो समदिश पृष्ठ हैं जिन पे अदिश फलन के जो मान है, इस पे जो अदिश फलन का मान है फाई है। देखो यहाँ पे छोटा सा लिखा हुआ है नीचे, और थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ मैं। और ये जो S2 जो पृष्ठ है ना इस पे अदिश फलन का मान है फाई प्लस डी फाई या डेल फाई। अब देखो अब हमें डेफिनेशन क्या कहती है? अदिश फलन में अधिकतम परिवर्तन की दर। तो हम देखो इस फलन अदिश क्षेत्र है ना, यहाँ से इस पे फाई है और इस पे फाई प्लस डी फाई है, तो इसमें परिवर्तन की दर निकालेंगे। एक बार तो हमें परिवर्तन की दर निकालनी है, और मैक्सिमम किस डायरेक्शन में होगी वो हम बाद में देख लेंगे। तो देखो डी फाई, तो परिवर्तन की दर निकालने के लिए क्या करते हैं, एक पॉइंट P इस S1 पृष्ठ पे लेते हैं, एक पॉइंट Q इस S2 पृष्ठ पे लेते हैं, और एक एन इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं जिसको एन कैप बोल देते हैं। मतलब ये इधर तो आर वेक्टर हो गया, इधर एन कैप हो गया। तो ये सारी ज्योमेट्री है ना इसको हम दोबारा से रिवाइज भी करेंगे, बिल्कुल घबराने की बात नहीं है। जो घबरा गया, जो डर गया वो मर गया। तो देखो ध्यान से सुनेंगे और उम्मीद करता हूँ आप क्लास को एंजॉय कर रहे होंगे। तो देखो यहाँ पे जो P जो पॉइंट है ना इसके कोऑर्डिनेट्स है ना ओरिजिन के रेस्पेक्ट में R हैं, और यहाँ पे जो Q है इसके ओरिजिन के रेस्पेक्ट में कोऑर्डिनेट क्या है, R वेक्टर प्लस डी आर वेक्टर है। अब देखो पूरी जो राम कहानी है इसको हम आराम से पढ़ेंगे। हमने पहले बताया कि अदिश राशि को पृष्ठों द्वारा प्रदर्शित करते हैं जिसे समदिश पृष्ठ कहते हैं। ये बात आप ना भी लिखोगे ना तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमने तो एक बार आपको रिवाइज कराया कि भाई हाँ ऐसा होता है। हाँ अब देखो मेन बात, काम की मुद्दे की बात यह है, दो पृष्ठ हमने माने थे S1 S2,
और जिन पे अदिश फलन के मान फाई और फाई प्लस डी फाई है, ये बात भी हमने बताई आपको। तो लिखा है यहाँ पे, माना दो समदिश पृष्ठ S1 व S2 हैं जिन पे अदिश फलन के मान फाई और फाई प्लस डी फाई है। बिल्कुल अच्छी बात बोल, शानदार, ज़बरदस्त, जिंदाबाद। अब देखो उसके बाद में हमने क्या बोला, मूल बिंदु O के सापेक्ष S1 पृष्ठ पर जो बिंदु P है उसके स्थिति सदिश R वेक्टर हो गए, और S2 पृष्ठ पर जो बिंदु Q है उसके स्थिति सदिश क्या होंगे, R वेक्टर प्लस डी आर वेक्टर है। बिल्कुल बहुत शानदार चल रहा है। अब देखो, एक पृष्ठ से दूसरे पृष्ठ पे जाने पर फाई के मान में, मतलब अदिश फलन के मान में परिवर्तन कितना हो रहा है, तो गुरुजी डी फाई हो रहा है। परिवर्तन तो डी फाई हो रहा है ना, जैसे एक पे तो फाई था, एक पे फाई प्लस डी फाई था। तो आप कहोगे कि गुरुजी एक पृष्ठ से दूसरे पृष्ठ पे जाने के लिए अदिश फलन के मान में जो परिवर्तन है वो कितना हो रहा है, डी फाई हो रहा है। बिल्कुल सही चल रहा है। अब आगे चलते हैं। तो अगर आपको परिवर्तन की दर पूछ ले तो दोनों के बीच की जो दूरी है उसका भाग लग जाएगा। तो P से Q तक जाने में फाई में परिवर्तन की दर कितनी हो गई, रेट ऑफ चेंज कितना हो गया, तो सीधी सी बात है गुरुजी डी फाई, ये तो परिवर्तन था, दर है, तो कितनी डिस्टेंस है, एक के तो स्थिति सदिश आर वेक्टर था, एक आर वेक्टर प्लस डी आर वेक्टर था। तो देखो दूरी कितनी हो गई, डी आर वेक्टर हो गई, तो देखो इसमें डी आर का हम भाग देंगे तो ये परिवर्तन की दर आ गई। लेकिन डेफिनेशन क्या थी, अदिश फलन में अधिकतम परिवर्तन की दर को हम अदिश फलन की प्रवणता कहते हैं। तो भाई अधिकतम परिवर्तन चाहिए ना, तो एक बार तो हमने परिवर्तन की दर निकाल लिया, बिल्कुल बहुत अच्छी बात कर ली हमने। अब P से दूसरे पृष्ठ S2 पर लंब PR डालते हैं। देखो ये हमने लंब डाला है, एक बार थोड़ा छोटा कर लेते हैं। देखो हमने क्या किया है, थोड़ा सा इरेज करके दिखा देता हूँ। P से क्या किया, ये P था, यहाँ से S2 जो पृष्ठ है ना इस पर आपने नॉर्मल ड्रॉ किया है। तो यहाँ पे जो एंगल है ना ये 90 का एंगल है, यहाँ पे जो एंगल है ना ये 90 का एंगल है, यहाँ पे एंगल 90 का है। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है। और ये नॉर्मल डाला है ना, तो इसी की डायरेक्शन में ना यूनिट वेक्टर जो है ना एन कैप हो जाएगा। एन कैप यूनिट वेक्टर को बताने के लिए कोई पैसे थोड़े लगते हैं, वो तो केवल डायरेक्शन को शो करने के लिए बताता है, मैग्नीट्यूड पे कोई इफेक्ट नहीं डालता। उसके आगे लिखा है, पृष्ठों S1 व S2 के मध्य न्यूनतम दूरी है, ये dn के बराबर है, अभिलंब की दिशा में ही होगी। मतलब जो पृष्ठ S1 और S2 के बीच में जो न्यूनतम दूरी जो है ना वो अभिलंब, मतलब कोई भी, जैसे मान लो आपको एक व्यक्ति के घर से दूसरे व्यक्ति के घर तक जाना है, तो जो मिनिमम जो डिस्टेंस होती है उसको डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। तो आप क्या करोगे, परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे, तो वही डिस्टेंस मिनिमम होती है। ऐसे थोड़ा ना कि आप घूम के ऐसे जाओगे, तो वो तो लंबी पड़ेगी डिस्टेंस। तो देखो पृष्ठ S1 व S2 के मध्य जो न्यूनतम दूरी PR जो है ना, डेल्टा PR बराबर डेल्टा n, इनके अभिलंब की दिशा में होगी। न्यूनतम दूरी तो वही होगी। अब देखो अधिकतम परिवर्तन चाहिए ना। अब देखो P से R तक जाने में फाई में परिवर्तन की दर क्या होगी, डेल फाई बाई डी एन, यही तो होगा। वो तो P से Q तक जाने में परिवर्तन की दर थी, ये P से R तक जाने में परिवर्तन की दर है। यदि DR दूरी अत्यल्प है तो PQR को एक समकोण त्रिभुज मान सकते हैं, क्योंकि हमने तो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है। तो माना DR व DN के मध्य कोण थीटा है। देखो इस कोण को हमने थीटा मान लिया, ये जो एंगल है ना ये थीटा है, और ये परपेंडिकुलर है ही। तो थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं ना, हम क्या पाते हैं, परपेंडिकुलर के जो सामने की जो साइड होती है ना, भुजा होती है, ये तो क्या होती है, कर्ण होती है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं हाइपोटेनस, और ये कर्ण होती है। और जिसके साथ एंगल बनता है ना ये आधार हो गई, आधार, तो ये DN आधार हो गया। और बाकी जो ये जो बची ना ये क्या हो गई, परपेंडिकुलर या लंब हो गई। तो देखो हमें जो है ना, एक मिनट, यहाँ पे एक तो ये चीज़ दे रखी है और एक ये DR दे रखी है। तो हमें तो देखो क्या क्या दे रखा है, एक तो आधार दे रखा है, एक कर्ण दे रखा है। तो हम कोस थीटा लगाएंगे, जो चीज़ हमें दे रखी है, कोस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, आधार डेल्टा n बटे डेल्टा R या DR। तो देखो यहाँ पे आपने
कोस थीटा बराबर डी आर डेल्टा एन बटे डेल आर। तो या डी आर कर लो, थोड़ा डेल्टा का कॉन्सेप्ट ही छोड़ो। तो देखो कोस थीटा बराबर क्या आ गया आपके पास, डी एन अपॉन डी आर। तो देखो डी आर को इधर लेके जाएंगे तो डी आर बराबर हो जाएगा डी एन बटे कोस थीटा, यही तो होगा। हाँ, तो यही चीज़ हमने यहाँ पे लिखी है, डी आर बराबर हो गया डी एन बटे कोस थीटा। अब देखो डी आर का जो मान है ना, समीकरण 1 में रखेंगे। देखो हमने डी फाई बाई डी आर निकाला था, ये 1 में रखेंगे। तो 1 में रखते हैं तो हमें क्या मिल जाता है, पी से क्यू तक जाने में फाई में परिवर्तन की दर क्या बजाएगी, डी फाई बाई डी एन, और ये बटे में चल रहा था तो ऊपर चला जाएगा तो कोस थीटा। देखो यहाँ पे डी फाई डी आर की वैल्यू रखोगे डी एन बटे कोस थीटा, तो डी एन तो ऐसे बटे कोस थीटा नीचे, तो वो ऊपर चला जाएगा कोस थीटा, बटे के भी बटे में आ जाते चीज़ें। तो डी फाई बराबर क्या हो जाएगा, डी फाई बाई डी एन कोस थीटा। अब देखो डी फाई बाई डी आर डी फाई बाई डी एन कोस थीटा, ये आ गया। मतलब ये हमारे पास था, डी आर की वैल्यू रखने के बाद में ये आ गया। अब देखो ये परिवर्तन की दर आ रही है, मतलब एक अदिश पृष्ठ से दूसरे समदिश पृष्ठ तक जाने तक परिवर्तन की दर है ना, ये अपने पास आ गई। लेकिन परिभाषा क्या कहती है, हमें तो अधिकतम चाहिए। तो अधिकतम परिवर्तन की दर तो भाई साहब तभी हो सकती है जब कोस थीटा की जो वैल्यू है ना वो मैक्सिमम हो, और कोस थीटा की मैक्सिमम जो वैल्यू होती है ना वो 1 होती है। तो हमने लिखा डी फाई बाई डी आर मैक्सिमम बराबर डी फाई बाई डी एन, क्योंकि कोस थीटा की वैल्यू 1 होती है। अब देखो ये तो हमने स्केलर रूप से लिख दिया कि अदिश फलन में परिवर्तन की दर क्या हो गई, डी फाई बाई डी आर मैक्सिमम, तो कोस थीटा बराबर कोस थीटा की वैल्यू 1 हो गई तो डी फाई बाई डी एन हो गई। तो यही किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, अतः अदिश फलन फाई के परिवर्तन की दर अधिकतम समदिश पृष्ठ के लंबवत दिशा में अधिकतम होती है। आपने मेरी बात नहीं समझी। ये क्या कह रहा है कि ये कोस थीटा की वैल्यू 1 रखने के बाद में अधिकतम परिवर्तन की दर, देखो डी फाई बाई डी आर मैक्सिमम मतलब डी फाई बाई डी आर परिवर्तन की दर मैक्सिमम मतलब अधिकतम, ये किधर होती है, मतलब अभिलंबवत दिशा में हो रही है। डी फाई डी एन ही तो ले रहे हैं हम। देखो डिनोमिनेटर में जितनी चीज़ छोटी होगी ना वो क्वांटिटी उतनी बड़ी होगी। तो डी फाई अगर ये बड़ी होती ना तो परिवर्तन की दर न्यूनतम हो जाती, लेकिन ये जितनी छोटी क्वांटिटी होती है ना, जैसे 1/2 है, 1/100 है, तो देखो ये क्वांटिटी डिनोमिनेटर में जितनी छोटी क्वांटिटी होती है ये उतनी बड़ी है। 1/100 कितना हो जाए, 0.001। इसीलिए अधिकतम जो परिवर्तन होता है ना हमेशा परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होता है। यही बात यहाँ पे लिखी है, अदिश फलन फाई के परिवर्तन की दर अधिकतम जो है समदिश पृष्ठ के अभिलंबवत दिशा में अधिकतम होती है। यही बात यहाँ पे लिखी है। अतः अदिश फलन की प्रवणता की परिभाषा से, देखो प्रवणता है ना उसको ग्रेडियंट फाई लिखते हैं, और ये सारी चीज़ें तो आपने निकाली हैं। डी फाई बाई डी आर मैक्सिमम किधर होगी, अभिलंबवत दिशा में, तो डी फाई बाई डी एन। लेकिन इसको वेक्टर रूप में लिखना हो तो इनको एन कैप भी लगाना पड़ेगा। तो देखो अदिश फलन जो है ना ये तो अपनी फॉर्मेलिटी है कि इसको ग्रेडियंट से रिप्रेजेंट करते हैं, ग्रेडियंट फाइट ऐसे लिखोगे आप। देखो प्रवणता फाई तो इंग्लिश में बोलेंगे ग्रेडियंट फाई, और ये आगे आपने निकाला ही है डी फाई बाई डी आर मैक्सिमम अधिकतम कब होगा, लंबवत दिशा में, डी फाई बाई डी एन एन कैप, जहाँ एन कैप क्या है समदिश पृष्ठ के अभिलंबवत एकांक सदिश, जैसे जिस डायरेक्शन में एन वेक्टर था उसी के अभिलंबवत क्या था, एकांक सदिश है। अदिश फलन की प्रवणता एक सदिश राशि होती है, इसीलिए यहाँ पे हमने इसको वेक्टर लगाया है। अदिश क्षेत्र की जो प्रवणता है, ग्रेडियंट ऑफ ए स्केलर फील्ड इज ए वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि वो एक स्पेसिफिक मतलब डायरेक्शन स्पेसिफाइड होगी, मतलब एक विशेष दिशा में अधिकतम होती है, तो ये तो दिशा पे डिपेंड हो गई, इसीलिए ये एक सदिश राशि है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये जो चीज़ें हैं आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी। और इससे आगे हम प्रोसीड करते हैं। हमें तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में चाहिए अदिश फलन की प्रवणता, तो जैसा हम चल रहा था ना वैसे लिखेंगे। अदिश फलन की प्रवणता की परिभाषा से ग्रेड फाई इक्वल्स टू डी फाई बाई डी एन एन कैप। अब देखो इसको डी आर वैक्टर से क्या कर रहे हैं, डॉट प्रोडक्ट ले रहे हैं, तो इधर भी क्या हो जाएगा डी फाई बाई डी एन एन कैप डी आर। अब देखो जब इसका एन कैप डॉट डी आर के बीच के को एंगल कितना है,
थीटा है, देखो डी एन और डी आर के बीच में एंगल कितना है, थीटा है, तो वही एन कैप और डी आर के बीच में जाएगा। तो ये डॉट प्रोडक्ट खुलेगा ना, तो देखो एन कैप डॉट डी आर बराबर एन डी आर कोस थीटा, एन कैप डॉट डी आर बराबर डी आर कोस थीटा, क्योंकि एन कैप एक यूनिट वेक्टर है तो इसकी जो वैल्यू होती है ना वो 1 होती है, मैग्नीट्यूड होता है। इसके बाद में देखो समीकरण 2 से कोस थीटा बराबर होता है डी एन अपॉन आर, तो ग्रेड फाई डॉट डी आर, ये देखो यही चल रहा है अपना, ये आर एच एस लेके चल रहे हैं हम। इधर क्या हो जाएगा, इधर जैसे डी आर सॉरी डी फाई बाई डी एन, डी फाई बाई डी एन तो ऐसे कैसे रहेगा। और देखो एन कैप डॉट डी आर है ना, इसकी वैल्यू कितनी आ गई अपने पास, डी एन आ गई, ये डी एन आ गई, तो डी एन से डी एन कैंसिल हो गया, तो ग्रेड फाई डॉट डी आर इक्वल्स टू डी फाई आ गया। इसको समीकरण 4 दो। अब देखो ग्रेड फाई डॉट डी आर की वैल्यू डी फाई के बराबर है, और देखो हमने अदिश फलन को फाई बराबर फाई एक्स वाई जेड से रिप्रेजेंट किया है। अब देखो आपने पार्शियल डेरिवेटिव तो पढ़े होंगे, जैसे इस फाई का अगर है ना हम डिफ्रेंशिएट करें तो ये डी फाई, अब देखो यहाँ पे फाई जो है ना केवल एक्स का फंक्शन होता है तो हम लिख देते हैं डेल फाई बाई डेल एक्स, लेकिन ये है ना एक्स वाई और जेड जो है ना सबका फंक्शन है, तो सबका क्या होगा, हिंदी में बोले तो थोड़ा थोड़ा डिफ्रेंशिएशन होगा, और इसी को हम क्या बोलते हैं मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में पार्शियल डिफ्रेंशिएशन। तो देखो डी फाई बराबर हो जाए डेल फाई बाई डेल एक्स डी एक्स, तो ये एक्स के रेस्पेक्ट में हो गया। अब वाई के रेस्पेक्ट में करेंगे डेल फाई बाई डेल वाई डी वाई, इसके बाद में करेंगे डेल फाई बाई डेल जेड डी जेड, तो ये डी फाई की वैल्यू हो गई। अभी इसके बराबर कर देते हैं, तो देखो समीकरण 4 से 5 में मान रखने पे, तो ग्रेड फाई डॉट डी आर बराबर हो गया ये जो भी वैल्यू आई थी डेल फाई बाई डेल एक्स डी एक्स, डेल फाई बाई डेल वाई डी वाई, डेल फाई बाई डेल जेड डी जेड। और देखो सॉरी, तो देखो अभी थोड़ा सा हम डिस्टर्ब हो गए, तो इतनी वैल्यू डी फाई की वैल्यू हमने संपूर्ण अवकलज से निकाल ली थी हमने। अब देखो ग्रेड फाई की डॉट डी आर वैल्यू इक्वल्स टू इसके बराबर आ गया। अब देखो इसी चीज़ को है ना अगर डॉट प्रोडक्ट के रूप में हमें लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, देखो जैसे ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का, ए वेक्टर के तो ए एक्स ए वाई ए जेड आई कैप जे कैप के कैप की एडिशन में, और बी एक्स बी वाई बी जेड बी ऐसे लिख सकते हैं। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर की जो वैल्यू आती है ना, 11वीं क्लास से पढ़ते आ रहे हैं वेक्टर ए एक्स बी एक्स ए वाई बी वाई ए जेड बी जेड, वैसे ही जो है ना इनको हम सेपरेट करेंगे ना, ये जो क्वांटिटी आई है इनको हम डॉट प्रोडक्ट लेके सेपरेट करेंगे, तो डेल बाई डेल एक्स आई कैप, डेल बाई डेल वाई जे कैप, और डेल बाई डेल जेड के कैप, और डी आर जो है ना इसको लिखेंगे डी एक्स आई कैप, डी वाई जे कैप और डी जेड के कैप, इनका डॉट प्रोडक्ट है। अगर दोबारा करोगे ना डॉट प्रोडक्ट वापस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो ऐसे ही आ जाएगा, तो ग्रेड फाई डॉट डी आर को हम ऐसे लिख सकते हैं। अब देखो तो ग्रेड फाई डॉट डी आर इस इक्वल्स टू डी आर, क्योंकि ये जो आई वैल्यू आई है ना डी एक्स डी वाई, इसको डी आर वैक्टर लिख सकते हैं ना। तो देखो दोनों पक्षों की अगर तुलना करोगे तो ग्रेड फाई की जो वैल्यू आ गई ना ये आ गई डेल बाई डेल एक्स आई कैप, डेल बाई डेल वाई जे कैप, डेल बाई डेल जेड के कैप। तो ग्रेड फाई की वैल्यू है ना, फाई को आगे बाहर ले लिया आपने, तो डेल बाई डेल एक्स आई कैप, डेल बाई डेल वाई जे कैप, डेल बाई डेल जेड के कैप फाई, ऐसे कैसे। तो ग्रेड फाई की जो वैल्यू होगी ना, ये जो है ना ये जो क्वांटिटी होती है ना इसको बोलते हैं डेल वेक्टर, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, देखो इसके ऊपर हमने वेक्टर लगाया और ये फाई, तो ग्रेडियंट फाई की जो वैल्यू है ना डेल वेक्टर फाई होती है। तो ये इसके फाइनल एक्सप्रेशन है, देखो यहाँ पे लिखा भी है डेल वेक्टर संकारक, डेल ऑपरेटर बोलते हैं इसको, इसकी वैल्यू ये होती है जो निम्न प्रकार से परिभाषित करते हैं, मतलब ऐसे होता है समीकरण से अदिश क्षेत्र की जो प्रवणता है ना वो उसको कार्तीय निर्देशांकों के रूप में अभिष्ट व्यंजक है। देखो ये जो हमने पढ़ा है ना ये तो कार्तीय निर्देशांकों के रूप में अभिष्ट व्यंजक है, और यहाँ पे जो हमने फाइनल जो एक्सप्रेशन पढ़ी थी ना ये ग्रेडियंट फाई यहाँ तक होता है। एक बार तो इतना करोगे फिर कार्तीय निर्देशांकों के रूप में देखो आप ये आगे का ड्राइव करोगे, तो उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से आपको समझ में आया होगा, और अब एक बार और दोबारा भी देखोगे ना तो और अच्छे से क्लियर होगा। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद जय भारत। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड सर्किल में भी बताएं ताकि हमारे सब्सक्राइबर बढ़ें और हमें मोटिवेशन मिले।
थैंक यू।